नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो 1947 15 अगस्त को ये JNPC ने जो माहौल बनाया है कि ये आज़ादी मिली और उसी के चलते जो है हमारे इन्हीं भारतीय भाई बहनों में से 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई आपसी मारकाट से, वैमनस्य से, शत्रुता से और 3 करोड़ से अधिक भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इन सब के दुर्दशा पर यानी 25 से 30 लाख लोगों की लाश पर और 25 से 30 जो है भारतीय भाई बहनों की लाश पर और 3 करोड़ से अधिक उजड़े हुए भारतीय भाई बहनों के घरों के मंजर पर ये गद्दार नेहरू सत्ता हथियाया और वो बोला भी था कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब होता है सौभाग्य के साथ साक्षात्कार। तो उस गद्दार नेहरू का तो सौभाग्य के साथ साक्षात्कार हो गया, लेकिन देश बट गया। हमारे उसी देश के 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहन हलाक हो गए, आपसी मारकाट, आपसी वैमनस्य और 3 करोड़ से अधिक भारतीय भाई बहनों के घर भी उजड़ गए। तो ये उस मुल्क भारत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी और द मोस्ट ट्रेजिडी से वो ट्राइस्ट हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, सामना हुआ है। और डेस्टिनी से तो उसकी हवस पूरी हो गई सत्ता की, तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नेहरू के लिए रहा। तो बात उसमें संदर्भ ये आ रहा था कि जिन्ना को बलि का बकरा बनाना एक बहुत बड़ी साजिश। आज भी मीडिया जो है वो इमरान खान तक उनको जिन्ना की औलाद ताकि एक जिन्ना को बहुत बड़ा विलेन साबित किया जाए। जिन्ना का जिन खड़ा करना, जिन्ना को गो विलेन साबित करना। देखिए, जिन्ना के पक्ष में ये भारतीय अवाम ताकत दल ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और उससे भी घोर गद्दार ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए
वो दो काम किए गए। एक तो जिन्ना का जिन वाली जो है एक साजिश और थ्योरी वो रची गई, और दूसरे इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता बना करके एक ढाल का इस्तेमाल किया गया। मैंने अपनी सारी देश विरोधी भारत के खिलाफ गतिविधियों और गद्दारियों को छिपाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों का वर्णन भारतीय जनता दल ने इशारे के रूप में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे दुश्मन अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करवा करके ये मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के साथ गद्दारी किया, और लंबी फहरिस्त है। और जब फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, तो जब देश ये कह रहा था कि जाकर वो वायसराय लॉर्ड इरविन से ये कहिए कि इनकी फांसी रुक जाए, तो जाकर उल्टा सलाह दे आए कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। ये गद्दारी किया, इतनी घोर गद्दारी किया मोहनदास करमचंद गांधी ने इस मुल्क के साथ। और भी गद्दारियां हैं। तो इस तरह की सारी गद्दारियों को छुपाने के लिए वो जिन्ना का जिन जो है या एक थ्योरी, एक साजिश रची गई है। जिन्ना का जिन की थ्योरी रच करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छिपाने की साजिश का एक मंसूबा और है कि यदि इनकी गद्दारियों को छिपाया नहीं गया, इन दोनों गद्दारों को, तो फिर जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, इन अमर शहीदों की शहादत, कुर्बानी और उसका महत्व, उसकी अहमियत भारतवासियों के दिलों में तुरंत आ जाएगी। और तब इनकी जो राजनीति है, इनका जो षड्यंत्र है, अपने आप वो हवा हो जाएगा, उड़ जाएगा, बेनकाब हो जाएंगे। तो जिन्ना का जिन खड़ा करने की ये साजिश जो है, ये बड़े बड़े मंसूबों के, बड़े बड़े खतरनाक मंसूबों के साथ है। इन दोनों गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की गद्दारियों को उजागर करना प्रत्येक भारतीय भाई बहन का परम कर्तव्य है, इस देश का परम कर्तव्य है। जब तक इनकी गद्दारियों से पूरा मुल्क वाकिफ नहीं होगा, तब तक हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि अमर शहीदों, जिनके खून और कुर्बानियों और शहादत के बूते ही ये अंग्रेज यहाँ से भागे, तो उनके महत्व से, उनकी कुर्बानी शहादत के महत्व से हमारा देश अवगत नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो उजागर करने में ये जो जिन्ना वाली जो थियरी है, जिन्ना का जिन वाली जो थियरी है, इसका भी पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। तो सारी बातें, जैसा कि भारतीय आवाम ताकत दल ने पहले भी बताया हुआ है, YouTube के माध्यम से बताना उतना मुमकिन नहीं होता है। इशारे के तौर पर, नमूने के तौर पर संक्षेप में
इशारे के रूप में ये बताया, पहले भी इशारा किया गया और फिर ये बताया जा रहा है। 1907 में ये कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, दो धड़ों में, दो टुकड़ों में बट गई थी। किसमें? सूरत अधिवेशन में। फिर 9 साल बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए। इस एक करने में दो कांग्रेसी नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। दो नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक थे लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। यानी इन दोनों धड़ों को मिला करके कांग्रेस को एक करना। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। उस समय सभी कांग्रेसी नेता मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ थपथपाए कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े वाहक और एम्बेसडर हैं। जरा इस तथ्य को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बड़ा गौर से जरा इसको सुने और समझें इसको। 1916 में वो जितने भी कांग्रेसी नेता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ थपथपाए कि यह मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर, सबसे बड़े वाहक। तो एक तथ्य तो ये जानना चाहिए इस मुल्क को। दूसरा, जब मार्च 1931 को मार्च में, वैसे तारीख तो मुकर्रर थी 24, लेकिन 23 की शाम को ही उनको फांसी दे दी गई थी। जो फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, तो भगत सिंह की ये कुर्बानी जो है और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में जंगल की आग की तरह जो है फैल रही थी। और उनकी लोकप्रियता, जिसको बोलते हैं स्काई रॉकेटिंग, आसमान पर जा रही थी। और उसके आगे इस गांधी की लोकप्रियता पूरी जमीन में धंस रही थी। और उसी वक्त ये जो कांग्रेसी बोलते हैं ना कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसके विषय में तो कई बार बताया गया है, फिर बताया जा रहा है कि जब भी ये टीवी चैनल पर डिस्कशन होता है और ये बीजेपी के प्रवक्ताओं, चाहे समित पात्रा हो चाहे सुधांशु त्रिवेदी हों, उनको ये जेएनपीसी के प्रवक्ता जब छेड़ते हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे, ये समित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग उसको माने बिल्कुल खामोश रहते हैं ये बताने के लिए, भाई आपने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं, आप तो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे, सेफ्टी वाल्व थे। आज़ादी की लड़ाई तो हमारे इन जो है अमर शहीदों ने लड़ी थी, वो जान दे करके, और इन्हीं की बदौलत जो है अंग्रेज भाग गए हैं। ऐसा नहीं कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता लोग। उसी से समझ जाइए कि ये बीजेपी जो है जीएनपीसी की पापों को ढकने का सबसे बड़ा एजेंट बन गई है। यह देश को जानना बहुत जरूरी है। तो खैर अब उधर चले जाएंगे तो यह मुख्य विषय भटक जाएगा। तो नाम ही से ही मुखौटा तो पहने थे आज़ादी की लड़ाई का, तो वो अंग्रेजों से क्या मांग कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस का सारांश ये है, लब्बे लुबाब ये है
कि अंतिम शक्ति, अल्टीमेट पावर, फाइनल अथॉरिटी वो ब्रिटेन की रहेगी। उसके बाद जो भी व्यवस्था आपको पसंद हो, जो भी आप चला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। ये इसी को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो यही मांग रहे थे, लेकिन ये हमारे अमर शहीद जो है, खास करके भगत सिंह वगैरह, कहते कि बिल्कुल नहीं, अंग्रेज को यहाँ से भागना चाहिए, भागना पड़ेगा, और फिर हमको अपने अपने देश की आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवाम की आवश्यकता के अनुसार जो भी पद्धति होगी वो लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, अंग्रेज यहाँ से हटाएं। तो जब ये मुद्दा इन अमर शहीदों का, माने भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाकुल्ला का, पूर्ण स्वराज का था, जो कि जनता में बहुत लोकप्रिय था, तो ये चोरी कहा जाएगा, कांग्रेसियों ने उन्हीं का मुद्दा चुरा लिया। अब बहुत आनंद फानन में 2-3 साल के बाद, नहीं, हाँ, जो वो चुरा लिया था। तो 30 दिसंबर 1929 को यही गद्दार नेहरू ही उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष था, लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा करके वो मुद्दा चुरा लिया। तो जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई 30 दिसंबर 1929 को, तब किसी ने भी, या जिन्ना ने भी, किसी ने भी ये मांग नहीं रखी कि भाई मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की व्यवस्था करिए, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग से, यानी वो मतदाता मंडल की व्यवस्था करिए, तब जाकर के पूर्ण स्वराज का समर्थन होगा। ऐसा इसी मांग बिल्कुल नहीं हुई। यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 वर्ष बाद हुई है, 1940 में। तो इसका जवाब जीएनपीसी को देना पड़ेगा, इस अपने मुल्क को। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें इस बात। पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय कोई भी आवाज, कोई भी मांग पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के अलग देश के लिए बात बिल्कुल नहीं उठी थी। सबने पूर्ण स्वराज का समर्थन किया था, और पाकिस्तान की मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 साल बाद 1940 में हो रही है। इसका जवाब जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी को, काकस को, इसका जवाब जो है इस देश को, इस मुल्क को देना पड़ेगा। और यदि वो जवाब नहीं दे पाएगी तो जवाब भारतीय अवाम ताकत दल के पास है। किस घटिया घिनौनी करतूत के कारण ये पाकिस्तान की मांग उठी। तो खैर, जिन्ना का जिन खड़ा करके पीछे छुपने की जो ये साजिश है गद्दार नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, उसकी कुछ असलियत का नमूना ये बताया जा रहा है। दूसरा, जब ये सत्ता की छीना झपटी सब कर रहे थे, जिसमें कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू इसके मुख्य जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट थे, कर्ता धर्ता थे, और माउंटबेटन भी उसमें गवर्नर जनरल था, शामिल हो गया था। उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना का जो मेडिकल सेक्रेटरी था, वो कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखा कि जिन्ना साहब को बोन टीबी है। उसके लिखने का तात्पर्य यही था कि जिन्ना साहब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल या कुछ समय के, कुछ वक्त के ही मेहमान। इसलिए इनको
भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कोई नुकसान नहीं है मुल्क को। और फायदा यह है कि जो छीना झपटी के चक्कर में जो देश बांटने की साजिश हो रही है, या देश के ऊपर जो देश बंटने का जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से ये मुल्क बच जाएगा। तो उस चिट्ठी लिखने का मकसद यही था जो कि जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेस को लिखा था। और किसी प्रकार वो चिट्ठी जनता में, आवाम में ये सार्वजनिक हो गई, लोग जान भी गए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, लगभग हमारी मैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब भी मैं सुनता था कि आज़ादी मिली 15 अगस्त को, और साथ साथ ये भी सुनता था कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली और 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन मर भी गए। 3 करोड़ से अधिक अपने भारतीय भाई बहनों का घर भी उजड़ गया। तो ये हमारे दिमाग में मैंने पछता नहीं था कि ये कैसी आज़ादी। तो संबंधित लोग जो थे, जिनकी उम्र उस समय यानी 70 के दशक की बात हो रही है, 70 के दशक में हम हाई स्कूल, मैंने साथ इंटरमीडिएट वगैरह पास कर चुके थे। तो मैं लोगों से पूछता था जिनकी उम्र 70-72 थी, मैं पूछता था भाई आप लोगों ने तो साक्षात देखा होगा, आखिर बात क्या थी बताइए ना। और यह देश को जानना बहुत जरूरी है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है, हमारे आदरणीय आवाम को जानना जरूरी है। जो उन लोगों ने बताया कि जो जिन्ना का मेडिकल सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखी थी कांग्रेसियों को, उसकी जानकारी लगभग जनता में फैल गई थी कि जिन्ना को टीबी है। तो टीबी है तो वह कुछ ही वक्त का, और वो वक्त कुछ दिन या महीना या साल का ही हो सकता है, मेहमान है। ये बात जनता में फैल गई थी, वो जैसा कि वो लोग बता रहे थे। तो कुछ ही अपवादों को छोड़ करके पूरी जनता में, पूरी आवाम में, पूरी जनता में ये आम धारणा थी कि प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए, क्योंकि इनके बनने में जो सबसे बड़ा फायदा है कि देश के ऊपर जो देश बंटने का जो खतरा मंडरा रहा है, वो उस खतरे से हमारा मुल्क बच जाएगा। और इनके प्रधानमंत्री बने कोई नुकसान भी नहीं कि चूंकि कुछ ही दिनों के ये मेहमान। इन बातों को लेकर के कुछ ही अपवादों को छोड़ करके पूरे अवाम में एक मत ये था कि प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को बनना चाहिए। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि पूरी कांग्रेस चाह रही थी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना, और उस कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी जो है वो नेहरू को नहीं चाहता था। तो जरा समझिए ना, कांग्रेस में कोई नेहरू को नहीं चाहता था, जनता में भी कोई नेहरू को नहीं चाहता था। तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने मिलकर, या माउंटबेटन के साथ मिलकर कितनी बड़ी साजिश की होगी कि इन दोनों जो परिदृश्य थे, दोनों परिदृश्य या दोनों संभावनाओं को कुचल करके ये सत्ता को हथियाया इसने। तो पहला तो जो है वो जब कांग्रेस ने प्रस्तावित किया सरदार पटेल को, तो गांधी जो है सरदार पटेल को ही दाव करके नेहरू को आगे कर दिया। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने
यह भी कहा था कि ये सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। और बात सही भी थी कि सरदार पटेल के आगे वो कुछ नहीं था गद्दार नेहरू, और मोहम्मद अली जिन्ना के सामने भी कुछ नहीं था वो। बाद में तो खैर साबित हो गया कि इस देश का गद्दारी किया इसने चीन तिब्बत के मामले में, वो गद्दारी पूरे देश को पता है। लेकिन ये जेएनपीसी वाले उसको छिपाने के लिए वो बहुत बड़ी वो साजिशें की है। जाने कि इतने बड़ा अपराध करने के बाद, इतनी बड़ी गद्दारी करने के बाद इन सबों ने क्या किया कि अपने अपने तरह का उन्होंने बौद्धिक वर्ग वो खड़ा किया, जेएनयू बनाया, जो कि नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए बौद्धिक वर्ग खड़ा किया। तमाम ये टीवी चैनल जो है वो खड़ा किया। अब इस विषय में हम ज़्यादा उधर नहीं घुसेंगे। जैसे कि एक संदीप चौधरी है न्यूज़ 24 वाला, न्यूज़ 24 को स्थापित किसने किया? अनुराधा प्रसाद ने किया। अनुराधा प्रसाद उसकी मालकिन है। अनुराधा प्रसाद कौन है? राजीव शुक्ला की बीवी है, पत्नी है। राजीव शुक्ला कौन है? जेएनपीसी का एक चमचा है। वो हमेशा सब संदीप चौधरी ऐसे गद्दार लोग जो है हमेशा झूठ ही बोलते हैं। अब उसको चिंता लगी कि कैसे भारत इसको डील करेगा। उस गद्दार संदीप चौधरी ये नहीं देख रहा है कि नेहरू की गद्दारियों के कारण हमारा इतनी जमीन चली गई, तिब्बत चला गया, और बॉर्डर पर जो है पूरा न कोई सड़क न कोई बात, और उसके कारण जो है 10-12 हजार वर्ग मील और चला गया, और वो बात कर रहा है इसके विषय में। तो समस्या इन समस्या जो है सिर्फ जेएनपीसी से ही नहीं है, ये गद्दार चैनलों से भी है। तो अपने जो आवाम है, भारतीय आवाम के लिए तकलीफ है जब तक इन सबों का इलाज न किया जाए। तो खैर अब उस विषय से थोड़ा इस पर आया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि यदि सरदार पटेल आते हैं तो मैं अपना दावा छोड़ दूंगा, लेकिन यदि ये गद्दार नेहरू बनेगा तो हमारा दावा है कि हमको बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो और हाँ, इसके बाद उसी के साथ साथ जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी और इटली माने पराजित हुए, तो इसके बाद वो हमारे सैनिक पकड़े गए थे आज़ाद हिंद फौज के। तो भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए ये अंग्रेज जो है वो मुकदमा चला रहे थे इसी लाल किले में। INA ट्रायल उसका नाम था, INA ट्रायल। INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, ट्रायल माने मुकदमा। और उनका उद्देश्य ये था कि हम देखो, जिनको तुम इतना अपना शेरमौर मानते हो, अपना खुदा की तरह पूछते हो, उनको हम जो है वो क्या हासिल करते हैं। तो मनोबल तोड़ने के लिए वो सब मुकदमा चला रहे थे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसमें एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, एक सिख थे। हिंदू माने लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब थे, और लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब थे, और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब थे। तो इन पर जब मुकदमे की बात आई तो पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम सिख के बीच में एकता की पूरी लहर दौड़ गई, पूरा माहौल ही बदल गया। इस माहौल को देखते हुए
अरुणा आसिफ अली, जो कांग्रेस की एक बहुत कद्दावर नेता थी उस समय, उन्होंने इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को चिट्ठी लिखी कि गांधी जी आइए, इसमें इस देश में एकता की बहुत बड़ी लहर चल रही है, हम लोग इस एकता का माने सदुपयोग करें, इसका इस्तेमाल करके जो देश पर माने बंटने का जो खतरा है उस खतरे को टालने के लिए आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठते हैं, आमरण अनशन करते हैं और देश को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बंटने नहीं देंगे। ये चिट्ठी जो है अरुणा आसिफ अली ने गांधी को लिखी। तो गद्दार ने वो मोहनदास करमचंद गांधी क्या कहता है अरुणा आसिफ अली से कि यह कोई एकता उकता नहीं है। इंग्लिश में बोला कि दिस इज नॉट एन यूनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स ओनली। मतलब ये एकता नहीं है, हिंदू मुसलमान तो दीवालों पर हाथ मिला रहे हैं। अरुणा आसिफ अली ने दूसरी बार चिट्ठी लिखा, ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट द बैरिकेड्स, नो प्रॉब्लम। मतलब कि हिंदू मुसलमान दीवालों पर हाथ मिलाए हुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एकता यहीं से शुरू होती है, आरंभ होती है। वो दोबारा जवाब में अरुणा आसिफ अली ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को लिखा। तो फिर वो कोई उलूल जुलूल तर्क देकर उनकी बात को माना नहीं। देखिए, देश को बांटना तो जो उसमें गवर्नर जनरल था ब्रिटिश वाला, माउंटबेटन भी चाह रहा था। अंग्रेज तो हमेशा चाहते थे कि यह देश कमजोर हो, 562 रियासतों में बांट के गए। इसके बाद तो वो मतलब कि वो इस देश को भी 2 टुकड़ों में बांटना चाहते थे, वो अंग्रेज जो है। और ये जो गवर्नर जनरल था या गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, वो भी चाहता था, लेकिन वो अपने कंधे पर यह इल्जाम नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए जो सत्ता के लोलुप थे, गद्दार नेहरू को और इसको मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश थी कि इसी को सत्ता मिले। इन दोनों को कहा कि भाई ये नेहरू प्रधानमंत्री तब बन सकता है जबकि जो जिन्ना जो दावा कर रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, उसको एक टुकड़ा उसको थमाया जाए, टुकड़ा देकर के उसको शांत किया जाए। और वो तभी बढ़ सकता है, देश भारत तभी बढ़ सकता है जब ये प्रस्ताव कांग्रेस पास करे। जरा सोचिए, जो कांग्रेस मुखौटा पहने हुई थी आजादी की लड़ाई का, देश की एकता का, अब उससे ये माउंटबेटन ये कहा कि तुम जो है देश को बांटने का प्रस्ताव ये पास करो। ये खबर जब लोगों में पहुंची तो लोगों ने बहुत राहत की सांस ली कि ठीक है, जो भी ये कांग्रेस है, लेकिन देश को बांटने का प्रस्ताव या वो कांग्रेस पास करेगी। बिल्कुल मान के बैठे थे। और गांधी ने भी बोला था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। 2 बातें कि जब वो देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस के जिम्मे आ गया तो लोगों ने राहत की सांस ली कि कांग्रेस तो ऐसा कर सकती ही नहीं है। और दूसरे, इसने देश को भरोसा दिलाया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो वहां कांग्रेस को दबाव में लेने के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी ने तर्क क्या दिया कि ये देश बांटने का प्रस्ताव जो है पास करना बहुत जरूरी है।
इसलिए कि जब तक देश बटेगा नहीं तब तक वो पाकिस्तान बनेगा नहीं। पाकिस्तान बनेगा नहीं तो एक टुकड़ा दे करके जिन्ना को शांत किया जा सकता नहीं, और तब तक नेहरू जो है प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। और नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो उसने माउंटबेटन के सामने कहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। ये समझाया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस समय के कांग्रेसियों को, और वो समझा ले गया। और कांग्रेस ने देश को बांटने का, देश को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव पास किया। तो ये पूरा देश, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें अच्छी तरह से कि देश को बांटने का लिखित प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया हुआ है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये खुद बताएं कि जो कांग्रेस खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है, उसका इल्जाम किसी और के मत्थे जो है वो कैसे मर सकती है, चाहे जिन्ना हो चाहे कोई भी हो। ये सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम इस जीएनपीसी से गद्दार जीएनपीसी से जरूर करे कि जो कांग्रेस देश को बांटने का प्रस्ताव पास कर रही है उसका इल्जाम किसी और के मत्थे वह कैसे मर सकती है। और जिन्ना के मत्थे देश बांटने का प्रस्ताव, जिन्ना के मत्थे देश बांटने का जो साजिश है, इसके और भी मंसूबे हैं और आगे आने वाले एपिसोडों में इसका पूरा विस्तार से खुलासा किया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।